हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी का जो घटना चक्र है उससे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 161st क्वेश्चन से। तो इससे पहले 160 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं। आपके लेक्चर 8 तक आ चुका है, ये है आपका लेक्चर नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कारण पूछ रहा है तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी जो है वो सही हो जाएगा। आंदोलन की जो रणनीतियाँ थी, उद्देश्य थे और लोगों की जो भागीदारी थी, इन सभी के कारण की वजह से विभाजन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में बट गया था। एक मॉडरेट्स थे, उदारवादी नीति वाले, और एक एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि उग्रवादी नीति वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में ही विभाजन हो गया था कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसको नरमपंथी और गरमपंथी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो विभाजन हुआ था ये 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सूरत अधिवेशन में उस वक्त पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष को लेकर ही, अध्यक्ष के पद पर कौन रहेगा इसको लेकर भी एक विरोधाभास की स्थिति हुई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। नेक्स्ट है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था। ठीक है, तो ऐसा कहना था, ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर का कहना रहा होगा जिनको हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक डिवीज़न क्रिएट करना था। तो ये चाहते थे कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट होंगे तो हमारी जो शक्ति है उसका बचाव होता रहेगा। ठीक, तो ये W हंटर ने कहा था, W हंटर के द्वारा ये कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन मुसलमान। पुस्तक का नाम इम्पॉर्टेंट है, लेखक है ये W हंटर, और यहाँ पे द इंडियन मुसलमान नामक इन्होंने लिखा है। और उसमें इन्होंने ये बात कही है कि मुसलमान जो है यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो महत्तम है वो बचाव होता रहेगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में स्थापना हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे उनके नाम हैं सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो ये सभी नाम जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसका नाम है HRA, ये क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। स्पेशली बताया जाए मंथ के साथ तो अक्टूबर 1924 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी और इसको इम्प्लीमेंट 7 अगस्त 1905 को किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव है ये 3 दिसंबर 1903 को ही ब्रिटिश संसद में रख दिया गया था। और इसकी जो औपचारिक पुष्टि है वो 20 जुलाई या 19 जुलाई, 20 या 19 दोनों ही डेट सही है, 1905 को किया गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी बन गई थी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत एकता भी थी। तो राष्ट्रवाद को विभाजित करने के लिए इस उद्देश्य से इसको किया गया था। और इस विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया था। ठीक है, तो इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाया था। जो क्रांति है वो 7 अगस्त 1905 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कोई माना नहीं था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। तो यहाँ पे कर्जन वाइली की जो हत्या है ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये लगभग 1905, 6, 7 इसी ड्यूरेशन में किया गया था। तो कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में इनको मृत्युदंड दिया गया था, मदन लाल ढींगरा को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करेक्ट डेट की बात की जाए तो 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी थी कर्जन वाइली को, और उसके बाद इनको अगस्त में इनको फांसी दे दी गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की रिपोर्ट का आधार क्या था। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट थी ये 1919 में आई थी,
1919 और इसका जो आधार था वो भी भारत सरकार का अधिनियम 1919 था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि द्वैत शासन कब लागू किया गया था प्रांतों में, प्रोविंशियल डायरकी जिसको कहा जाता है, तो वो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भारतीय परिषद अधिनियम। इस टाइम पे ये जो मॉन्टेग्यू हैं, एडविन मॉन्टेग्यू इनका पूरा नाम है, ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे, और वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, एक लेख श्रृंखला है। इसमें सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। ठीक है, इन लेखों का लेखक कौन था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला जो है, जिसका ईयर है 1893-94, ये किसके द्वारा लिखी जाती थी? याद रखिएगा, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी जाती थी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है अरविंद घोष की लेख श्रृंखला है, इसमें इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की है। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? यहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती जो कि हुआ था 1925 में। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है इसको। तो किसको सज़ा दी गई थी? तो यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल को दिया गया था, अशफाक उल्ला को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और रोशन लाल भी थे और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। तो इन चारों लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। यहाँ पे ये अक्टूबर 1924 में HRA बनाया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी के लोगों ने यहाँ पे एक लखनऊ सहारनपुर की जो उत्तर रेलवे की ट्रेन थी, इसको लूटने की एक योजना बनाई थी। तो ये जो संस्था थी, इसके संस्थापक थे सचिन दसान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटने की घटना की गई थी। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो फरार हो गए थे। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को फांसी की सज़ा हुई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हुई थी, अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन है? तो यहाँ पे जब HRA के लोगों को फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए, तो उस टाइम पे यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA, ठीक है, HSRA बनाया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो शुरुआत है ये 1900 सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान है दिल्ली में, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसका जो HRA है इसका नाम बदलकर SHRA रखा गया था। और जो मेन इसके मेंबर्स थे वो थे भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, सुखदेव, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ये सभी लोग जो थे ये HSRA के सदस्य बने थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो ये बिस्मिल के द्वारा लिखी गई थी, रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये लिखी गई थी। सॉरी, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, इनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये एक शायर थे बिस्मिल अजीमाबादी, इनके द्वारा ये जो शेर किस्म का है, गज़ल है, वो लिखा गया था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था सैयद मोहम्मद हसन। तो अगर ऑप्शंस में मोहम्मद हसन आता है तो वो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पत्रिका है सबह नामक पत्रिका, उसमें ये लिखा गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है रामप्रसाद बिस्मिल भी। तो रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है, सिर्फ बिस्मिल है, बिस्मिल, और इनका पूरा नाम था बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, या फिर मोहम्मद हसन, तो ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। और ये जो रचना है ये मोहम्मद इकबाल की थी। इंकलाब जिंदाबाद एक रचना है जो कि प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने किया था, और इसका जो प्रयोग है, इस नारे का जो प्रयोग है, ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था और उन्होंने इसको चर्चित बनाया था। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी थी? तो इनको दिया गया था 23 मार्च 1931 को, यहाँ पे इनको फांसी दिया गया था। इन पे आरोप था कि इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन दो थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इसके बाद इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र का भी मुकदमा चला था। तो 1930 में लाहौर षड्यंत्र का निर्णय आया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ठीक, तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने जब बम फेंका था तो वो ईयर था 1929। ठीक है, 1929, और इनकी जो उम्र थी वो लगभग 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो 1907 में पैदा हुए थे जब इन्होंने बम फेंका, तो 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थी इनकी उम्र भगत सिंह, और इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक, तो अनुशीलन समिति की बात की जाए तो ये बंगाल में भी एक समिति बनती है और महाराष्ट्र में भी एक अनुशीलन समिति है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये बंगाल की बात हो रही थी। ठीक, यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी भी दिया हुआ है। तो अनुशीलन समिति कई जगहों पे है, जैसे मिदनापुर में 1902 में बनी थी जिसका स्थापना ज्ञानेंद्र बसु ने किया था। फिर ढाका में 1906 में बनी जो कि पुलिन बिहारी दास ने किया था। कलकत्ता में 2 बनी थी 1902 में, और दोनों ही 1902 में बनी थी। एक जो थे वो सतीश चंद्र बसु थे और एक थे प्रमथनाथ मित्र, जतेंद्र बनर्जी और बरिंद्रनाथ घोष, ये भी अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तो यहाँ पे मिदनापुर, ढाका, कलकत्ता तीनों जगहों पे अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ठीक, इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि युगांतर की जो एक साप्ताहिक प्रकाशन था ये किसके द्वारा किया जाता था? तो 1906 में युगांतर का प्रकाशन जो है बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अब याद रखिएगा अनुशीलन समिति जो है ये पटना में भी इस्टेब्लिश हो रही है, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो ये सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। सूर्यसेन नामक व्यक्ति हैं जिनको मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ये भी कहा जाता था। तो इन्होंने बंगाल में एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी, और इसके सदस्य थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगराबल। ठीक है, इन सभी लोगों ने एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और इन्होंने चटगांव में जो शस्त्रागार था उस पर आक्रमण कर लिया और हथियारों को कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुकदमा चलाया गया, और 1934 में इन सभी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो अप्रैल 1930 की घटना है जब यहाँ पर छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, वंदे मातरम। तो इनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक इनएक्टिव
विरोध जो है वो हमेशा चलते रहना चाहिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और इसी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में। यहाँ पे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी, और इन्होंने एक अखबार निकाला था गदर, और ये इतना फेमस हुआ कि इन्होंने अपने संस्था का नाम भी गदर पार्टी रख दिया। ठीक है, तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। कुछ और अन्य सदस्यों के नाम हैं जैसे कि रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान मैडम भीकाजी कामा, परमानंद भाई और करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम, ये सभी जो थे ये प्रमुख मेंबर्स थे इनके, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1913 में। ठीक है, तो पहले इसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, बाद में गदर पार्टी रख दिया गया था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यहाँ पे कारण ये था कि 1913 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, और 1914 में जो वो है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उस टाइम पे ब्रिटेन जो था वो संकट में था, और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं हितकर था। तो ये मौके का फ़ायदा उठाने के लिए जो स्वदेशी आंदोलन थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और गदर क्रांति जो है वो छिड़ने लगी थी। ठीक है, इसका एक कारण ये भी था कि कामागट्टा मारू नामक एक घटना हुई थी जिसमें कई सारे लोगों को जो यूएसए है वहाँ पे उतरने नहीं दिया गया था। कुछ लोग थे जो जहाज़ लेकर आ रहे थे, और लेकिन वहाँ पे उनके पोर्ट पे उनको रोक दिया गया था। ये कहा गया था कि ये वापस चले जाए, इनको उतरने नहीं दिया गया था क्योंकि वॉर की स्थिति थी, सब लोग संदिग्ध थे उस वक्त पे। तो इस पर्टिकुलर घटना को कामागट्टा मारू घटना कहा जाता है। लेकिन ये जो घटना हुई थी ये प्रथम महायुद्ध के बाद हुई थी। तो अगर पहला प्रारंभिक महत्वपूर्ण कारण देखा जाए तो वो प्रथम महायुद्ध है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया यूएसए में ऐसा हुआ था। तो गदर पार्टी की स्थापना भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी अमेरिका में। इसका मुख्यालय जो था वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। नेक्स्ट है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा? तो ऐसा तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से वही है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, और इन्होंने स्वराज शब्द को बहुत चर्चित किया था। यह है सी राज गोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सी राज गोपालाचारी। इनकी मान्यता थी कि स्वराज जो है वो जन सामान्य हेतु है, सिर्फ कुलीन या अभिजात्य वर्ग के हेतु नहीं है। फिर इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा, इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है ये CR दास के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस CR दास के द्वारा लिखी गई किताब। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है इंडिया फॉर इंडियंस। इसके अलावा अगर बाकी देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है केसरी और मराठा। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ लिखा है और न्यू इंडिया लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो यहाँ पे 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नवाब सलीमुल्ला खान। ठीक है, सलीमुल्ला खान जो थे इन्होंने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बात कीजिए तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था जो कि बाद में अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना होती है यहाँ पे।
और इसके जो अध्यक्ष और बैठक के संयोजक होते हैं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां होते हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। ठीक है, तो एक अस्थायी समिति का चयन किया जाता है जिसमें 56 मेंबर्स होते हैं और इसमें मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क जो थे वो संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में बनाया जाता है और आगा खान जो होते हैं वो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। पहला है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, तो यही जो है ये प्रार्थना किया गया था मिंटो से। इनका जो नेतृत्व है वो आगा खान के द्वारा किया गया था, आगा खान के द्वारा, और ये 1 अक्टूबर 1906 में शिमला में मिले थे ये लोग। वाइसराय जो थे वो उस वक्त पे लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल को आरंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुस्लिमों के मांग को मानते हुए यहाँ पे एक भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है जिसमें मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन मंडल जो है इसकी व्यवस्था दे दी जाती है। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसको मिंटो मार्लो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो भी कहा जाता है, यहाँ पे मिंटो मार्ले लिखा हुआ है लेकिन इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1909। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे होम रूल लीग जो है अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे टीएस आलकॉट जो थे इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था, इनका संबंध होम रूल लीग से नहीं था। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वहीं अगर बात की जाए तो एम सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये भी एनी बेसेंट के साथ ही एक सदस्य थे जिन्होंने स्थापना की थी होम रूल लीग आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ठीक, तो होम रूल लीग जो है वो 1916 में कार्यरत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तो होम रूल के जो समर्थक थे इन्होंने अपना सफलतापूर्ण प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त रूप से तिलक और एनी बेसेंट के दोनों ही लोगों के जो होम रूल के सदस्य थे वो लोग आए थे और एक संबोधन हुआ था जिसमें लखनऊ अधिवेशन के बाद, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बाद इन लोगों की अपनी बैठक हुई थी जिसमें होम रूल लीग के सदस्य जो थे वो शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जिसको सैडलर कमीशन कहा जाता है इसकी नियुक्ति की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सैडलर कमीशन जो है वो 1917 में आया था, सैडलर कमीशन 1917। ठीक है, तो इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था और इसमें डॉक्टर M.E. सैडलर जो थे जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इनका विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जो है वो आवश्यक है, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा होती है, सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है उसमें सुधार की ज़रूरत है। इसके साथ ही इससे पहले 1904 में आया हुआ जो विश्वविद्यालय अधिनियम है इसकी निंदा भी की थी और इन्होंने कहा था कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षा का समन्वय नहीं हो पाया 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के कारण। ठीक है, तो सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में आया था। किसकी अध्यक्षता में आया था? तो M.E. सैडलर की अध्यक्षता में आया था। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए नए चरण के प्रारंभ का घोतक था क्योंकि, तो यहाँ पे इसके आरंभ में द्योतक था। ठीक है, क्योंकि इसका कारण पूछा गया तो इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई होम रूल लीग जो था इसका नाम ही था होम रूल, जिसका मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, हमारा जो घर है उसमें ही एक स्वशासन की जो योजना है उसको तैयार किया गया था और ये लोग बहुत क्लियर थे अपने माइंडसेट से, इसलिए इसको एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरण का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था
और 7 अगस्त 1905 में जो राष्ट्रवादी हैं उनका आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जो था इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 16 अक्टूबर को 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू किया गया था तो उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि इसको राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर एक बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी इस टाइम पे, और 1906 में इसके 1 वर्ष बाद ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव जो हैं वो भी पारित किए थे। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन ने उस वक्त पे राष्ट्रवादी जो विचार थे उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। नेक्स्ट है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो सचिव थे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो नोआखली काल जो हुआ था उसमें जो महात्मा गांधी के सचिव थे उनका नाम था प्यारे लाल। इसके साथ ही इनकी जो बहन थी डॉक्टर सुशीला नैयर, ये गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक भी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से महात्मा गांधी को भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? यहाँ पे का है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? यहाँ पे चंपारण जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दक्षिण अफ्रीका से ये लौटे थे 1915 में, और 1917 में बिहार के चंपारण जिले में इन्होंने एक प्रथम सफल सत्याग्रह जो था ये किया था। चंपारण में एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। ठीक है, तो चंपारण आग्रह में 3/20 भाग दुगुना लगा लेते थे, नहीं बंजर हो जाती थी जमीन, और नए मॉडर्न युग के कारण उतना दाम नहीं मिलता था। सविनय हो गया ना, सत्याग्रह भी किया था, जो लिखा था वही पढ़े हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल जो थे ये गांधी जी से भेंट किया था इन्होंने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, जहां इन्हें लगा कि गांधी जी जो है सहयोग कर सकते हैं किसानों का, तो इसलिए इन्होंने आग्रह किया था कि आप चंपारण आइए। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो एक ही क्वेश्चन बार बार कई तरह से पूछा जा रहा है यहाँ पे, राजकुमार शुक्ल जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे बिहार के चंपारण में गांधी जी के द्वारा प्रथम जो सत्याग्रह है, इसको 2 तरह से पूछा जा सकता है, सत्याग्रह भी और सविनय अवज्ञा भी। ठीक है, तो दोनों ही चंपारण आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, किसके खिलाफ था? तो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था। नेक्स्ट है, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता बन गए थे महात्मा गांधी। ठीक है, कई लोगों का ध्यान जो है वो इन्होंने आकर्षित किया था। प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? दीन बंधु मित्र के द्वारा किया गया था नील दर्पण। तो नील विद्रोह का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। 1857 के विद्रोह के उसके कुछ समय बाद ही, इसके 2 वर्ष बाद, लगभग 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। वहीं इसके बाद की बात की जाए तो 1767, मतलब उससे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था 1767 में। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में हुआ था, और पाबना उपद्रव जो है वो 1873-76 में हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह की जो शुरुआत है ये बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी, और ये जो नील आंदोलन है ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो सितंबर 1959 में
किसानों ने विद्रोह किया। बाद में 1860 में ये जो विद्रोह है ये नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था। ठीक है, तो इसमें नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी, ये भी इसी पे बेस्ड है। इसके साथ ही हिंदू पैट्रियट जो है इसके संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, इन्होंने भी जो किसानों का समर्थन जो है वो इनके द्वारा भी किया गया था। तो याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ठीक है, नहीं लिया ऑप्शन है। तो यहाँ पे राजकोट, खेड़ा, असहयोग, इन सभी में गांधी जी प्रेजेंट थे, पर वायकोम सत्याग्रह जो है इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ठीक है, तो ये थे चार्ली एंड्रूज, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज जो थे ये महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज़ी मित्र थे, जिनको दीनबंधु एंड्रूज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम जो है ये दीनबंधु एंड्रूज कहा जाता है। ये सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ के प्राध्यापक थे। इसके साथ ही इनका गांधी जी से पुराना संबंध था। ये दक्षिण अफ्रीका में भी फीनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे हैं। तो चार्ल्स एंड्रूज जो थे वो जो गरीब थे उनके प्रति काफ़ी निरंतर चिंतन किया करते थे, तो इसलिए इनको दीनबंधु नामक उपाधि दे दी गई थी। एंड्रूज जो है वो 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। ठीक है, तो काफ़ी क्लोज संबंध था इनका चार्ल्स एंड्रूज के साथ। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। तो यहाँ पे अंत्योदय का अर्थ है जो अंतिम व्यक्ति जो है उसका भी उदय हो। यहाँ पे गरीबों में से भी जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी सहायता होनी चाहिए। यही जो विचार है सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें इस संदर्भ में गांधी जी जो हैं वो जॉन रस्किन की एक पुस्तक है ऑन टू द लास्ट, इससे प्रभावित थे और उन्होंने ही ये विचार जो है वो सबके समक्ष रखा था। ऑन टू द लास्ट जो है ये गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था, जॉन रस्किन की एक बुक थी। नेक्स्ट है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था ये। तो यहाँ पे औद्योगिक जो कर्मी थे, वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स, उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1918 में अहमदाबाद मिल एक कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, जिसमें मिल मालिक और मज़दूरों के बीच में बोनस बढ़ाने को लेकर विवाद हो गया था। और उसके बाद गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया था और गांधी जी ने घोषणा की थी कि मजदूरों को लगभग 35% का बोनस जो है ये मिलना चाहिए। ठीक है, बाद में मिल मालिकों द्वारा गठित एक ट्रिब्यूनल ने इसकी बात को मान भी लिया था। तो यहाँ पे ये क्या होता है, 1918 का अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए? ठीक है, तो इनका नाम है जमनालाल बजाज। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और इसके साथ ही 1930 में जेल भी गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राय बहादुर की पदवी इनको दी गई थी, जिसको इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में जब भाग लिया था तब त्याग दिया था। ठीक है, तो इनका नाम है जमनालाल बजाज। ये गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया आंदोलन से जुड़ा था। नेक्स्ट है, बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 भाग जो था इसको अमानत के तौर पर रखा जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था पूछा गया है। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेपी नारायण जो थे ये नहीं थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण सही ऑप्शन हो जाएगा। कुछ और नाम इससे जुड़े हुए हैं जैसे कि महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये सभी लोग जो थे ये चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। बाकी राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी व्यक्ति जो हैं ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो है या सभा जो है ये 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में मतलब पहले इसका नाम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस रखा गया था, बाद में इसको सभा कर दिया गया था अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में। तो यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो एक लड़ाकू संस्थापक थे जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती, वो इसके अध्यक्ष बने थे। और आंध्र में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था NG रंगा, वो इसके महासचिव बने थे। ठीक है, तो इसका जो दूसरा सत्र होता है वो फैज़पुर में होता है और इसकी अध्यक्षता NG रंगा करते हैं। तो याद रखिएगा पहला सत्र कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद हैं और जो महासचिव हैं वो NG रंगा हैं। नेक्स्ट है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी सन 1920 में। ठीक है, NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों के द्वारा एटक की स्थापना हुई थी जिसको अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय और महासचिव जो बने थे प्रथम महासचिव वो थे दीवान चमन लाल। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल महासचिव बनते हैं एटक के। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा MN रॉय। ठीक है, राय लिखा हुआ है, रॉय भी कहा जाता है इनको। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है ये 1919 में हुई थी और ये रशिया में हुई थी। ठीक है, तो रशिया में हुई थी। बाद में MN रॉय जो थे वो लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। तो ये पहले भारतीय थे जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो रॉलेट एक्ट जो था वो उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो छीन लिया था और कहीं ना कहीं जो पर्सनल स्वतंत्रता है यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसको सीमित कर दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ था एक विधेयक जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा के जेल में बंद करके रख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो चला गया था लोगों का। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। तो यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह था ये। ठीक है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया था और इसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया था और जलियांवाला बाग जो है वो 13 अप्रैल 1919 में एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने ये जो नरसंहार है उसको करवाया था। और रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था किस सन में, तो सन 1919 में। ठीक है, मार्च 1919 में इसको पास किया गया था और रॉलेट एक्ट बन गया था।
ठीक है। तो उस वक्त पे क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और इसी को दबाने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। इसका जो सुझाव है वो 1917 में ही दिया गया था। जो न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो इनके विचार से एक रॉलेट एक्ट नामक एक विधेयक पारित होना चाहिए जिसमें अंग्रेज़ी सरकार को थोड़ा ताकत देना चाहिए कि वो उनके पास पावर हो कि वो किसी को भी जो भी उनको लगता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व है उसको जेल में डाल सकते हैं। इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्यों जमा हुए थे? ये डॉक्टर किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इनको बंदी बनाया गया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट बोलने के लिए। ठीक है, तो किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए। दो लोकप्रिय नेता हुआ करते थे ये लोग पंजाब के, और इनकी गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया था जो कि 13 अप्रैल 1919 में एक शांतिपूर्ण जनसभा थी। ठीक है, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो 1919 की बात हो रही है यहाँ पे। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देख रहे हैं, घटना चक्र का बीपीएससी के क्वेश्चंस जो हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।